हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास, जो कि एक कॉन्टिन्यूइंग क्लास होगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। आज इस क्लास में हम एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी क्लास है, ये लास्ट क्लास का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। वो क्लास आई होप सो सबको समझ आ गई होगी, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो हाँ, एक्सेप्टेंस से हमको पढ़ना है। एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस होता क्या है? एक्सेप्टेंस वही है जो आपके माता पिता आपसे बिना चाहे ले लेते हैं, आपको मार पीट के। जी हाँ, उसको बोलते हैं हाँ कहना किसी को, जो कि आप सुनना चाहते हो किसी के मुंह से, लेकिन वो आपको कहेगी नहीं। तो एक्सेप्टेंस लॉ के टर्म में सिर्फ हाँ कहना नहीं है, सिर्फ हाँ नहीं है, मानना भी है कि हाँ मैं मानता हूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आती है सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। When a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. क्या कह रहे हैं जब भी किसी पर्सन को प्रपोज करते हो आप और वो उस प्रपोजल को एज इट इज मान जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा आ रहा है तुम्हारा सीए या फिर सीएस का अटेम्प्ट, तो तुम इसको फर्स्ट ग्रुप में क्लियर कर लो, हम आपको आपके मनपसंद कॉलेज में फिर एडमिशन लेने देंगे। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है पापा, और आपने उनकी बात बिना किसी कंडीशंस के, टर्म्स एंड कंडीशंस के मान ली। वही हो जाती है आपकी एक्सेप्टेंस। सो व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made, इसमें प्रपोजल किसको मिला? आपको मिला। सिग्निफाइज इज असेंट। असेंट मतलब अपना आपने हाँ बोला उस चीज में। और अगर इसी में एक एग्जांपल लेते हैं कि कब आपकी ना भी हाँ में गिनी जाएगी। जब पापा ने आपसे कहा कि बेटा एक बार तुम सीएस बन जाओ, उसके बाद तुम जहां चाहे अकेले घूम सकते हो, तब तुम्हें कहीं भी घूमने को नहीं मिलेगा। तो ये जो था ना कि तब तुमको कहीं नहीं घूमने को मिलेगा, दैट इज योर ना में भी हाँ। तो कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसमें आपको किसी काम को करने के लिए असेंट देनी हो या फिर उस काम को ना करने के लिए असेंट देनी हो, उसको भी हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. यानी जब भी एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक वादा बन जाता है। वादा क्यों? क्योंकि वही आपके कॉन्ट्रैक्ट को फिर जन्म देता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट को अगर दो पार्ट में ब्रेक करें तो उसमें मेन चीज जो दो होती है, वो एक होती है आपकी पहली कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर, सेकंड इज योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसमें मैं पापा ने आपको एक प्रपोजल दिया, दैट इज योर ऑफर, और आपने पापा को एक्सेप्टेंस दिया, दैट इज योर हाँ कहना, या फिर उस चीज को ना करने के लिए हाँ कहना, जो कि आपकी ना में भी हाँ है। लेकिन ये सिर्फ लड़कों के साथ चलती है, लड़कियों के साथ नहीं चलती। इसीलिए आप उनकी ना को ना ही समझें, कभी भी हाँ ना समझें। रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। अब हम आते हैं इसके सेकंड मेजर पार्ट पे। बोलता है ऐसे कौन से रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं एक्सेप्टेंस को। सबसे पहला बोलता है एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस बोले तो राजधानी एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको अपने मुंह से या फिर जो भी मीडियम में आपको पार्टी बोल रही है कि आपको एक्सेप्टेंस देना है, आपको उस एक्सेप्टेंस को जताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने किसी लड़की को प्रपोज किया एक गुलाब देते हुए, उसके बाद उसने अपनी ना उसने हाँ बोला ना बोला, उसने अपना एकदम पोकर फेस रखा। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, कि उसने तो हाँ मुझे बोल दिया है। ऐसा नहीं होता, हमेशा एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होता है कि बोला जाता है हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ना मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है,
by that is by word spoken or written or implied form. The conduct of the parties implied form क्या है? आपने उस लड़की को रोज दिया और उसने आपका रोज एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज योर इम्प्लाइड फॉर्म। मतलब कि ना उसने बोला ना उसने लिखा, बट उसके एक्शन से आपको पता चल गया कि उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। द सेकंड rule is if a particular method of acceptance is prescribed, the offer must be accepted in the prescribed manner. मतलब कि आप जिस लड़की से प्यार करते हो वो गूंगी है, तो वो बोल तो सकती नहीं है, तो आपने उसको एक प्रेम पत्र लिखा, उसको कबूतर के पैर पे बांधा, कबूतर को 100 की पत्ती पकड़ाई और बोला जा दूर देश में उसको देके आ जा, और उसमें तुमने नीचे लिख दिया कि अपना जो भी आंसर है वो तुम लिख के बताना, बोल के मत बताना। तो उसी को बोला गया है इफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि हाँ बोलने का अगर कोई भी तरीका पहले से प्रिस्क्राइब है तो ऑफर जो है उसी मेथड में ही, प्रिस्क्राइब मेथड में ही एक्सेप्टेड होना चाहिए। थर्ड पे आते हैं, acceptance must be unqualified and absolute and must correspond with the terms of the offer। अब इसको भी इस एग्जांपल से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप कॉलेज में एक लड़की के पास गए, ठीक है, बीकॉम की थी वो, क्योंकि बीकॉम आपके लिए हलवा है, बीकॉम की लड़की के पास गए, आपने बोला आई रियली लाइक यू XYZ जो भी उसका नाम है, तो उसने आपकी एक्सेप्टेंस, उसने आपको एक्सेप्टेंस देने से पहले बोला रुको सुनो, मेरा एक पति है जो लखनऊ में है, एक मेरा पति है जो दिल्ली में है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक गोवा, एक पौंडीचेरी और एक जम्मू कश्मीर में, अब तुम बताओ क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो मुझे। तो बोला जा रहा है यहाँ पे रूल में कि वो कोई भी अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, must correspond with the terms of the condition offer। मतलब कि आपने तो उसके लिए खाली साइन अप किया, आप गए, आपने बोला मैं यहाँ पे साइन अप करके देखता हूँ जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर गर्ल, बट उसने आपको क्या एक अनक्वालिफाइड इंफॉर्मेशन दी और वो आपके टर्म्स एंड ऑफर के साथ भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। मतलब कि आप खाली सिर्फ उसको अप्रोच कर रहे थे, वो अपना पूरा खानदान ला रही थी। इसीलिए बोला गया है एक्सेप्टेंस बिना किसी भी रुकावट के होना चाहिए और वो आपके ऑफर के साथ कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट। तीनों पॉइंट हमारे बहुत इजी हैं। पहला बोलता है कि आपका एक्सेप्टेंस हमेशा एक्सप्रेस होना चाहिए, दूसरा बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेथड बताया गया है एक्सेप्टेंस का तो आपका एक्सेप्टेंस उसी मेथड में होना चाहिए, थर्ड बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी रुकावटें नहीं होनी चाहिए और वो आपके ऑफर के साथ ही करस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आपका फोर्थ पॉइंट बोलता है अ काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट एज अ रिजेक्शन ऑफ द ऑफर कॉजेस इट टू लैप्स। ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है हमारे पिछले एग्जांपल में उसने आपको बता दिया कि उसका 2 पति है, 3 बच्चे हैं जो अलग अलग रहते हैं। अब आप पे आ गए कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। यही हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है कि आपने जो भी ऑफर दिया है सामने वाले को वो एज इट इज एक्सेप्ट कर ले उसको, और अगर वो एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती हो और आपको उसमें कोई कंडीशन जो कि थी उसके 2 पति 3 बच्चों को भी अपनाने वाली, उस कंडीशन में अगर कोई एक्सेप्टेंस बोलती है, आप पे काउंटर ऑफर हो जाता है कि आप पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो रिजेक्शन हो जाता है ओरिजिनल ऑफर का और वहीं पे वो जो आपका ऑफर है वो खत्म हो जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, where a horse is offered for ₹1000 and the offering counter offers to 990, the offer lapses by rejection। मतलब कि जो भी हमारा एक्सेप्टेंस होगा वो उसी ऑफर पे होगा जो एक पार्टी बोलेगी, दूसरी पार्टी जिसको ऑफर मिल रहा है अगर वो उस पे कोई भी टर्म्स कंडीशंस या फिर कोई भी काउंटर ऑफर देती है तो वो जो ओरिजिनल ऑफर है एक्सेप्टेंस के लिए जो पार्टी 1 ने बोला है वो वहीं पे लैप्स हो जाएगा। The fifth one for us is acceptance must be communicated to the offerer, for acceptance is complete the moment it is communicated।
क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरर के पास। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे बोला कि चलो आज हम हैंग आउट करते हैं और आप खाली व्हाट्सएप पे डबल ब्लू टिक लगा के उसके ऑफर को छोड़ दिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसका रिप्लाई देना होगा एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का, यानी कि वो सामने वाले के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में जब एक घोड़ा ऑफर हुआ था पार्टी ए के थ्रू 1000 रुपए में, अगर बी वहां पे ना कुछ बोलता, पोकर फेस बना के खड़ा रहता और सोचता कि मैंने तो कुछ नहीं बोला है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हो गया? तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमेशा अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना होगा टू द ऑफरर। और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट द मोमेंट इट इज कम्युनिकेटेड, यानी जिस मोमेंट आप बता दोगे कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसी मोमेंट ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। Where the offeree merely intended to accept but does not communicate his intention to the offerer, there is no contract. ये आपका की पॉइंट है, मैं इसको जितना भी हाईलाइट करूं वो नेसेसरी होगा। Where the offeree merely intended to accept but does not communicate his intention to the offerer, there is no contract. यानी कि जब भी आप किसी को कोई ऑफर देते हो, सामने वाला चुपचाप खड़ा रहता है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है, और आप तब ये सोचते हो, अज्यूम करते हो कि मुझे इसको हाँ लेना चाहिए कि ना लेना चाहिए, और सामने वाला जिसको आपने ऑफर दिया है वो सोचता है कि मैंने तो कुछ बोला नहीं, यानी साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, मैं तो रेडी हूँ इस ऑफर पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। उसको हमेशा अपना कम्युनिकेशन आपको देना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है कि जब भी आप किसी लड़की को जाके बोलोगे कि मेरा असाइनमेंट कर दे, मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरे साथ बाहर चल ले, और लड़की सामने से खड़ी है और कोई आंसर नहीं दे रही है, तो उसको ये नहीं आप अज्यूम कर सकते हो कि वो चुपचाप खड़ी है तो उसने हाँ बोल दी। हमेशा उसका हाँ या ना बोलना इम्पोर्टेंट है। जब तक वो हाँ या ना नहीं बोलेगी तब तक वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जाएगा। 6th पॉइंट है हमारा, mere silence on the part of offeree does not amount to acceptance. Ordinarily, the offerer cannot frame his offer in such a way as to make the silence or inaction of the offeree as an acceptance. इसका क्या मतलब है? कभी भी ऑफरर को, यानी कि आपको या किसी एक पार्टी को, ऐसा कोई भी ऑफर नहीं बनाना है जिसमें लिखा हो कि अगर आप कोई जवाब नहीं देते हो तो मैं उसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। जैसे कि जब भी दो लोगों के बीच में निकाह होता है तो उनसे पूछा जाता है क्या उनको कबूल है, तो वहां पे आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते हो कि अगर सामने वाली पार्टी कुछ नहीं बोल रही तो वो कबूल अज्यूम कर लेंगे, उनको बोलना पड़ता है। और यहाँ पर भी सेम वही चीज लिखी है कि आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं डाल सकते हो अपने ऑफर में जिसमें ये हो कि अगर आप कुछ नहीं बोलते तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा या कर लूंगी कि आपकी तरफ से हाँ है। इन अदर वर्ड्स, the offer can be prescribed the mode of acceptance but not the mode of rejection। यानी कि आप अपने ऑफर में ये तो लिख सकते हो कि कैसे आप कैसे सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करना चाहती है, बट आप कभी भी ये नहीं लिख सकते हो कि कैसे उसको रिजेक्ट करना है। Moving on to the 7th part, if the offer is one which is to be accepted by being acted upon, no communication of acceptance to the offer is necessary unless communication is stipulated for offer itself। यानी कि आपके ऑफर में कोई भी ऐसा पार्ट था जिसमें लिखा था कि अगर आप कोई ऐसा एक्शन कर देते हो, जैसे कि हमने जी वर्सेस एल के केस में देखा जिसमें जी का नेफ्यू हो गया था, तो उसने एक पॉइंट लगा दिया कि अगर कोई भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाता है तो हम ये मानेंगे कि उसने हमारा एडवर्टीजमेंट जो कि ऑफर था टू पब्लिक एट लार्ज कि ढूंढ के लाओ मेरे नेफ्यू को और 10,000 रुपए ले जाओ, तो एक्सेप्ट कर लिया है। सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है।
बस यहाँ पे एक्सेप्टेंस बोल दिया गया है उस चीज को कि अगर आप कोई भी ऑफर बोल रहे हो और आपने बता दिया कि कोई भी पर्सन इस ऑफर को इस काम को करेगा तो हम उसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे। तो वो फिर अगर कोई इंसान काम करता है तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। To the last rule, that is acceptance must be given with a reasonable time and before the offer lapses or is revoked, an offer becomes irrevocable by acceptance। मतलब कि एक अच्छा टाइम आपको देना पड़ेगा अपनी ऑफर के साथ कि वो सामने वाली पार्टी उस पर सारा चीजें समझ ले, सारा चीजें कर ले। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको एक बहुत ही अनरीजनेबल टाइम दैट इज 10 मिनट 15 मिनट दिया, नहीं। हमेशा ऑफर के साथ आपको एक रीजनेबल टाइम उसको देना ही देना होगा कि हाँ 1 दिन 2 दिन या फिर एज पर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट आप उसको टाइम दोगे कि तुम पढ़ लो, सारी चीजें समझ लो, तभी हमारा आप एक्सेप्टेंस देना। लेट्स मूव टू द कंसिडरेशन पार्ट। कंसिडरेशन होता क्या है? कंसिडरेशन का अगर हिंदी में मैं मतलब बोलूं तो इसका होता है बदले में। मतलब बदले में कहें तो जब भी आप कोई काम करते हो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड चाहिए होते हैं, तो ये जो बदला होता है ना वही कंसिडरेशन होता है। यानी कि एग्जांपल, आप बड़े हुए, आप सीएस बने, आप सीएस बनने के बाद कंपनी में गए, आप कंपनी में अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो और उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, या फिर आप प्रैक्टिस में गए, आप अपनी सर्विसेज टू द पब्लिक रेंडर कर रहे हो, बदले में जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है दैट इज योर मॉनेटरी कंसिडरेशन। और कभी कभी आप रिश्ते कमाते हो उसमें, तो उस बदले में जो आपको मिल रहा है ना दैट इज योर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या बोलता है? सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमेशा याद रखो 2D है सेक्शन कंसिडरेशन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। कंसिडरेशन 10, when at the desire of promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing, यानी कि प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या प्रोमिसी का कोई और व्यक्ति कोई भी काम करने से या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ना करने से, या तो कर देता है और या फिर नहीं करता है, और या तो वादा करता है करने का या फिर नहीं करने का वादा करता है, सच एन एक्ट और एब्सेंस, यानी कि उस कार्य और उस कार्य को ना करने के वादे को हम कंसिडरेशन बोलते हैं फॉर द प्रॉमिस। अब इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप के पापा आया के पास, उन्होंने आपका बैग चेक किया, उसमें आपको लाइटर मिल गया। अब लाइटर मिल गया तो आप ये सोचोगे अरे अब तो फंस गए। पापा लेकिन बहुत ही काम थे क्योंकि जिंदगी के पापा हैं तो उनको पता है बेटा गुस्साने से तो कुछ नहीं होगा। आपको उन्होंने बैठाया, ठीक है, आप पास में बैठे होंगे, बैठने के बाद पापा ने आपको ऐसे एक बार देखा तो आपके दिमाग में सारी वो हरकतें चल गई जो आपने छुप के की थी। बस आपको ये सोच रहे हो आप उस टाइम पे कि कौन सी ऐसी कम बेकार हरकत है जो मैं बता के बच के निकल सकता हूँ, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि उन्होंने आप बैग में आपके लाइटर ले लिया है। तो आप तब बस यही सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी हरकत है। तो आप बोलते पापा मैं तो वो ट्यूशन के एग्जाम में फेल हो गया, कोचिंग के एग्जाम में फेल हो गया। आप ये सोचते हो कि मैं कम मार खा के निकल सकता हूँ, बट पापा तो कुछ और ही जान के आए हैं। तो उन्होंने आपको अपने पास बैठाया, बोला बेटा ये तुम सीएस पास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ के स्मोक करूंगा, बट जब तक तुम सीएस नहीं पास करते हो तब तक तुम स्मोक नहीं करोगे। तो इसमें उन्होंने आपको क्या ऑफर दिया कि तुम्हें सीएस पास करना है, ठीक है, और बदले में क्या है, तब तक कंसिडरेशन एज कंसिडरेशन आपको स्मोक नहीं करना है। तो ये जो बदले में आपसे मांगा गया ना, या फिर उन्होंने अपनी जो हाँ नामी दी आपको स्मोक करने के लिए, दैट इज योर कंसिडरेशन। इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ और समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी डेफिनेशन है। When at the desire of promisor, यानी कि आपके पापा की डिजायर पे, द प्रोमिस यानी कि आप, ठीक,
or any other person यानी कि दोस्त has done, ठीक है, कोई कार्य करता है, ओके, और abstain from doing या फिर रोकता है, और does यानी कि कर देता है, और abstain from doing का मतलब रोक देता है, और प्रॉमिस या वादा करता है कि वो करेगा या फिर नहीं करेगा। सच एन एक्ट यानी कि ऐसे कार्य को, ऐसे नोट कर लेना अपने मॉड्यूल्स में तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सच एन एक्ट और एब्सटेंस यानी कि वो कार्य या फिर ना करना को हम वादा कहते हैं, और उस वादे को हम कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि कंसिडरेशन हमें क्या समझाता है और कंसिडरेशन क्या होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है, इस पे आते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, यानी कि जो आपको ऑफर दे रहा है, जो आपसे प्रॉमिस ले रहा है, उसके ही डिजायर पे कंसिडरेशन होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में हुआ था कि पापा ने आपको कंसिडरेशन बताया था कि मैं तुम्हारा सीएस में पास होना देखना चाहता हूँ, तब आप सिगरेट नहीं छूओगे। Whatever is done must be done at the desire of promiser, यानी कि जो आपसे वादा चाहता है उसके मन पे ही करना होगा आपको। Not voluntarily और not at the desire of third party, यानी मम्मी आपको नहीं उसमें बीच में बता सकती हैं कि वो क्या चाहती हैं आपसे। ऐसा होता नहीं है, बट हमारे एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है। If A example है ये, if A rushes to B's help whose house is on fire, there is no consideration but voluntary act, यानी कि आप ब्रिज से जा रहे थे, आपने देखा एक तरफ लड़की कूद रही, एक तरफ लड़का कूद रहा है, तो आपने पहले लड़की को देखा तो आप लड़की की तरफ बचाने को भागे, बट अपोजिट रोड पे लड़की कूद रही थी तो आप लड़की की तरफ भागे उसको बचाने के लिए। तो उसके बदले आपको कोई कंसिडरेशन नहीं देगा, क्योंकि वो आपका वॉलंटरी मन था कि मैं बचाऊंगा तो लड़की को, लड़की है फोक्स रहती हैं कि आखिरी मोमेंट पे भी कुछ भी हो सकता है। तो वही है हमारा कि उस कार्य के लिए कंसिडरेशन नहीं मिलता जो कि वॉलंटरी एक्ट होता है। बट इफ A goes to B's help at B's request, यानी कि इसी एग्जांपल में लड़का कूद रहा था और लड़की फंस गई थी, गिरने वाली थी, और लड़की बोलती है मुझे कोई बचा लो। तो मुझे कोई बचा लो जब आता है ना, तब आप उससे कंसिडरेशन बदले में मांग सकते हो। तो there is a good consideration as we did not wish to do the act graciously, ठीक है, यानी कि वो अपने मन से नहीं किया, उसने वॉलंटरी नहीं किया या फिर कोई चीज ऐसे भावनाओं में बह के नहीं की, लेकिन बी ने रिक्वेस्ट किया था कि उस लड़की ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे बचा लो, मैं फंस गई हूँ। सेकेंड है प्रिंसिपल, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी टू एनी अदर पर्सन, यानी कि इसको अगर हम एक केस लॉ दैट इज चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ से समझे, a lady by a deed of gift made over certain property to her daughter directing her to pay an annuity to the donor brothers as had been done by donor himself before she gifted the property. On the same day her daughter executed in writing in favor of donor brother agreeing to pay the annuity. Afterward the daughter declined to fulfill her promise to pay her uncle, saying that no consideration has moved from him. यानी कि इस केस लॉ में ये हुआ था, दो पार्टी थी, हमारी चिन्नैया जो कि थी हमारी आंटी, रमैया जो कि आंटी की नेफ्यू थी। तो जब आंटी और उनके हस्बैंड साथ में रहते थे, उनका बेटा आर्मी में था और वो मार्टर्ड हो गया था, तो उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी रमैया के फेवर में दी थी और बोल दिया कि मैं ये जो तुम्हें प्रॉपर्टी दे रही हूँ ना, ये इसके बदले तुम्हें
जो आंटी के हस्बैंड थे उनको कुछ कंसिडरेशन पे करते रहना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। तो फिर रमैया उस टाइम पे उसने डील एग्जीक्यूट कर ली, उस चीज के लिए हाँ बोल दिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। बट जब नेक्स्ट मंथ देने की बारी आई तो उसने बोला कि इन्होंने तो मुझे कुछ दिया नहीं, ये तो मुझे आंटी ने दिया अपने मन से, ठीक है, तो मैं अंकल को क्यों पे करूं। तब कोर्ट ने बोला कि देखिए मैडम, ऐसा है कि आप अपनी बुद्धि मत चलाइए, इसमें चलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें जो है कंसिडरेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल भी लगता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस टू एनी अदर पर्सन, यानी कि देने वाले से या फिर कार्य करने वाले से कोई और अगर कार्य करने वाला व्यक्ति बोलता है कि मुझे ना देके किसी और को दो, तो भी आपको मानना पड़ेगा और कंसिडरेशन उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में जब चिन्नैया ने रमैया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट देती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें कंसिडरेशन अंकल को देना पड़ेगा, तो फिर रमैया ये कह के नहीं मना कर सकती कि अंकल ने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, क्योंकि आंटी ने बता दिया है कि मैं कंसिडरेशन नहीं ले रही, लेकिन मेरा हस्बैंड कंसिडरेशन ले रहा है, तो तुम्हें उसको मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा। और रमैया ने ये एग्जीक्यूट कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकती है। The court, however, held that uncle could sue even though no part of consideration received by his niece moved from him. मतलब उस अंकल पार्टी नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट के, बट आंटी ने उन्हें बोला, उनके लिए बोला था कि कंसिडरेशन बेटा इसी को देना, तो वो सू कर सकते हैं रमैया को कि जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कंसिडरेशन मुझे मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा। The consideration may move from her auntie was sufficient consideration. Example, A and B entered into a contract in which A will send goods to B for free of cost and B is not required to do anything against it. So this is not a valid contract as there must be a consideration. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितने टाइप के होते हैं? ये पहला होता है एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, व्हिच मींस दैट इट मस्ट मेक द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर एंड एग्जांपल एंड एंगेजमेंट टू मेरी समवन। मतलब कि कंसिडरेशन का जो पहला टाइप है वो है हमारा फ्यूचर या फिर एग्जीक्यूटरी, यानी कि आप कोई ऐसा कंसिडरेशन करते हो जो आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें कंसिडरेशन आपको आगे जाके पे करना पड़ेगा या कंसिडरेशन आपको आगे जाके मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जब ठंडी का टाइम आता है तो टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं और बोलते हैं कि भैया जब भी आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स में 1 लाख एप्पल लग जाएं तो मैं आपको 2 लाख रुपए देके वो एप्पल खरीद लूंगा। तो जब भी लगेंगे यानी कि एग्जीक्यूटरी है, फ्यूचर टर्म के लिए यूज हो रहा है, तो कंसिडरेशन पे करूंगा मैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे नहीं पूरा कंप्लीट होता, वो कब कंप्लीट होगा जब आपको एप्पल वो देगा और आप उसको 2 लाख रुपए दोगे। सेकंड इज एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, इन व्हिच इट इज एन एक्ट और forbearance made or suffered for a promise. In other words, the act constituting consideration is wholly or completely performed. यानी कि आप अपने घर से कुछ दूर चल के अपनी दुकान पे जाते हो और उनसे बोलते हो कि भैया एक मैगी का पैकेट लेना, और वो बोलता है ठीक है भैया, तो आप उसको 14 रुपए देते हो और वो आपको मैगी देता है। तो इसमें कंसिडरेशन क्या हुआ? एट दैट प्रेजेंट टाइम आपने कंसिडरेशन उसको दिया और उसने आपको आइटम दे दिया। Past, the last one is past, which means a past act of forbearance, that is to say an act consecuting consideration in which took place. जैसे ये हमारे चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में आपको बोल सकते हैं कि आंटी ने पहले अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उसको बोला कि बेटा जो है तुम हमें कंसिडरेशन, हमारे अंकल को कंसिडरेशन देती रहना। तो वो जो रमैया के लिए था ना, वो कंसिडरेशन उसको पहले मिल चुका था, उसको प्रॉपर्टी पहले मिल गई, उसको कंसिडरेशन बाद में देना था। दैट इज योर पास्ट कंसिडरेशन, जिसमें कि आपको कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले ही मिल चुका होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो उसमें लिखा रहता है कि कंसिडरेशन हमने पहले ही पे कर दिया है।
ना समझ आया तो फिर से थोड़ा सा रिवर्स मार के देख लेना, समझ आ जाएगा। When consideration is not necessary, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है फॉर MCQ पर्पसेस। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी चीज है, बहुत ही ज्यादा इजी है ये। The general rule is that agreement made without consideration is void, यानी ये जनरल रूल है, कोई भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। But section 25 of the Indian Contract Act lays down certain exemption which makes a promise without consideration valid. Thus, an agreement without consideration is valid if it is expressed in writing and registered and is made out of natural love and affection between parties standing in their relation to each other. ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा वो होगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू, तो वो हमारा बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है। The second one, इसका एग्जांपल नेचुरल लव एंड अफेक्शन का अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड बोलता है जब भी मेरी सैलरी 90,000 पर मंथ हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक गोल्ड की चेन गिफ्ट करूंगा। अगर उसकी सैलरी 90,000 पर मंथ हो गई और उसके बाद भी उसने नहीं दिया तो इस पे वो वाइफ है उसको सू नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपस में अंडरस्टैंडिंग और प्यार मोहब्बत की वजह से हुआ था। Second one, or if it is made to compensate a person who has already done something voluntary for the promiser, यानी कि हमारे एग्जाम्पल जिसमें उस लड़की ने हेल्प मांगी थी जो फंस गई थी, नदी में गिरने वाली थी, तो पहले इंसान ने बचाया उसको, उसके बाद कंसिडरेशन पे किया। ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं कि if it is made to compensate a person who has already done something voluntary for the promiser, यानी कि वो अपने आप बचाने गया था उस लड़की को, उसने हेल्प मांगी थी, तब आप कंसिडरेशन उसमें दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। सॉरी, वो लड़के के लिए, लड़की के लिए नहीं। वो जो लड़का पूछ रहा था ना, लड़की को ना बचाने के बजाय अगर वॉलंटरी वो दौड़ता है तो उसमें कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। और हैज डन समथिंग व्हिच द प्रॉमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू, यानी कि सबसे इजी एग्जांपल है जब भी आपसे कोई ब्राइब मांगता है, ब्राइब। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है, कंसिडरेशन जब नेसेसरी नहीं है वॉलंटरी वर्क के लिए, वॉलंटरी वर्क। ठीक है, थर्ड है हमारा ब्राइब। ठीक है, एग्जांपल ये ब्राइब मतलब कि पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपके घर में अगर चोरी हुई है तो उस चोर को पकड़ के लाए। अगर वो उसके लिए आपसे पैसे मांगती है तो फिर वो ब्राइब काउंट होगा और आपको जरूरी नहीं है कंसिडरेशन दो। बट ये इंडिया है, जब तक आप दोगे नहीं कंसिडरेशन तब तक वो काम नहीं करेगा। या फिर गवर्नमेंट सेक्टर भी लिख सकते हो, वहां पर भी बहुत चलता है ये सारी चीजें। जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। टू डू और द एजेंसी। ठीक है, और if it is a promise in writing and signed by person to be charged therewith, मतलब कि अगर किसी ने आपसे प्रॉमिस किया है, आपसे किसी ने प्रॉमिस किया और उसको साइन करवा लिया है कि मैं जो है आपका ये काम कर दूंगा बट इसके बदले मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए, तो इसको बोलेंगे बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपनी स्वेच्छा से वो बोल रहा है कि मुझे कोई कंसल्टेशन नहीं चाहिए। और बाय हिज एजेंट। और अब नेक्स्ट हमारा जो कि फिफ्थ, टू पे अ डेट बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि कोई भी ऐसा डेट जो आपका था, आपको पे करना चाहिए था, डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन एक्ट इन जेआईजीएल में आप पढ़ोगे कि काफी सारे ऐसी चीजें हैं जिनके लिए टाइम होता है कि आपको इतने ही टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होगा, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर उस टाइम के बाद कोई भी काम करते हो जो कि आपको करना चाहिए था और उसके लिए कोई कंसिडरेशन मांगते हो, तो आप उसके लिए कंसिडरेशन नहीं मांग सकते, आपको वो काम बिना कंसिडरेशन के करना पड़ेगा। Besides, according to the section 185 of the Indian Contract Act, consideration is not required to create in case of gift actually made. No consideration is necessary, यानी कि natural love and affection में या फिर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो उसके लिए कंसिडरेशन मांगना जरूरी नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
There need not to be nearness of the relationship. Nearness किसमें, जब आप गिफ्ट देते हो, आप गिफ्ट किसी को भी दे सकते हो, and even if it is there need not to be a natural love and affection, यानी कि आप हस्बैंड वाइफ होना जरूरी नहीं है, एक माँ बाप बेटा होना जरूरी नहीं है, आप अपने चाचा से भी गिफ्ट ले सकते हो और उसके बदले कोई भी कंसिडरेशन नहीं देना पड़ेगा. The requirement in the above exceptions are not noteworthy. The first one requires written registered promise, यानी कि जो आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट इसको सू करने के लिए, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट सू करना है आपको, उसके लिए रिटन प्लस साइन होना चाहिए फ्रॉम बोथ द पार्टीज, यानी कि हस्बैंड वाइफ मदर सन, तभी आप उसको कोर्ट में जाके सू कर सकते हो. Let's move to the next part, that is clause that violate contract. मतलब कि ऐसी कौन सी चीजें जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं. इफेक्ट किस सेंस में, मतलब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने देती हैं. कब नहीं बनेगी, जब पहला इनकैपेसिटी हो. इनकैपेसिटी कैसी होती है, इनकैपेसिटी बोलता है जब भी कोई माइनर के थ्रू, जो कि होता है अंडर 18 इयर्स और लो. लो क्यों, अबव क्यों नहीं बोला है, 18 इयर्स लो हो, तो जब भी कोई क्या बोलते हैं उसको, माइनर जब भी 18 इयर्स से कम होता है, ठीक है, तो वो माइनर होता है. क्योंकि लॉ में बोला गया है आपको 18 साल का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर 18 साल से कम के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हो तो फिर वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. किसी भी लूनेटिक यानी कि पागल के साथ आपका दोस्त नहीं जो पागल है, बल्कि जो असली में लॉ जिनको बोलता है लूनेटिक्स हो गए हैं, यानी कि उसमें लॉ कोर्ट आपको बता देता है कि हाँ ये सही में लूनेटिक हैं, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी वॉइड हो जाते हैं एंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि नीरव मोदी, ये फ्रॉड के इंसान है, जिसको कोर्ट ने बोला है कि इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार होगा, क्योंकि वो पहले से ही ठगी करके इंडिया से बाहर भाग चुकी है. Second is coercion. Coercion committing or threatening acts forbidden by law, यानी कि आप किसी को भी बंदूक की नोक पे बैठा के, चाकू की नोक पे बैठा के आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा सकते हो, उसकी अपनी स्वेच्छा होनी चाहिए. फ्रॉड यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कि जान के आप बोल रहे हो कि ये मेरी कार ले लो जो कि खटारा कार है, बट आपने उसको ऊपर से पॉलिश करवा दिया और बोला ये तो A1 कार है, एकदम नहीं है, मेरी BMW कार है, जबकि उसका ओरिजिनल लोगो मारुति सुजुकी का था और सेडान कार थी, और आपने उसको बता दिया कि नहीं ये तो BMW की है यार, तुम्हें नया मॉडल है, तुम्हें पता नहीं है. तो आप कोई भी फ्रॉड करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म नहीं कर सकते हो. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि आपका कोई भी टीचर, आपका कोई भी बड़ा या फिर आपका कोई भी कलीग, सीनियर आपको डोमिनेट करके ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता. इन चारों चीजों में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. वैलिड नहीं होगा यानी कि वो लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं हो सकता. लॉ उसके लिए अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो सजा नहीं दे सकता है आपको. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आपका शामिल हो सकता है. इसका लेकिन कुछ एग्जेम्पशन होता है, पढ़ते हैं. A stranger to a contract cannot sue both under English and Indian law for want of privity of contract. ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी स्ट्रेंजर यानी कि थर्ड पार्टी यानी कि एग्जांपल A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि A कार देगा, अपनी कार देगा, ठीक है, और B उसको बदले में 10 लाख रुपीस देगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर C, ठीक है, जो कि एक A का नेबर है, वो B से जाके 10 लाख नहीं मांग सकता है ये बोल के कि A ने मुझे भेजा है. B
सिर्फ ए को पैसा देने के लिए लायबल है, सी को पैसा देने के लिए नहीं, कि जस्ट बिकॉज वो उसका नेबर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान सकता है। तो पूरे हमारे इसमें एक ही ये कंक्लूजन आता है कि a stranger to a contract cannot sue both under the English and Indian law for privity of contract, यानी कि थर्ड पार्टी ए या बी को स्यू नहीं कर सकता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पार्टी ए एंड पार्टी बी ही एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया है और इसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया है। इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट चाहे लेके पढ़ लो, बट जो मैंने मेन पॉइंट बताया है बस उतना ही पूछता है वो। अब आते हैं वॉइड वर्सेस वॉइडेबल वर्सेस इलीगल, ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड का मतलब होता है वो बैड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, बैड इसको अच्छे से void bad from initial stage, that is ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से था ही नहीं, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, जस्ट लाइक आप उसके लायक नहीं बन पाए वैसे ये भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, इसीलिए इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कि स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक नहीं था। इसका एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल होगा कि आप अपने घर से निकल के कुछ दूर चल के पनवाड़ी की दुकान पे गए और आपने उससे गांजे की पुड़िया मांगी और बदले में आपने उसके लिए मर्डर करने को रेडी हो गए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें कोई भी लीगैलिटी नहीं है, कोई भी लीगल टर्म नहीं है, क्योंकि गांजा हमारे देश में बैन है, मर्डर करना भी बैन है, इसीलिए ये कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट बनने के लायक भी नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही बैड है। या फिर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मैं उसको मार दूंगा, बदले में तुम मुझे 10 किलो गांजा दे देना, दैट इज द सेम थिंग, इसमें कोई भी लीगल एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी लीगैलिटी नहीं है, इसीलिए ये स्टार्टिंग से एग्रीमेंट ही पूरा वॉइड है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के कंसेंट में मूव हो, कंसेंट ऑफ वन पार्टी, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी आप पे प्रेशर डाल रही हो या फिर एक पार्टी पे प्रेशर डाला जा रहा हो और ये दूसरी पार्टी की कंसेंट पे हो कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट लीगली एक्सेप्टेड, दैट इज योर एग्रीमेंट, इल्लीगल एग्रीमेंट, नॉट लीगली एक्सेप्टेड, दैट इज योर इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। आपने इसमें देखा कि यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट और यहाँ पर इलीगल एग्रीमेंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। दैट मींस कि जब ये एग्रीमेंट था ना तो ये एक्सेप्टेड था लीगली और वॉइड भी नहीं था, यानी कि एक अच्छा एग्रीमेंट था, दैट इज अ गुड एग्रीमेंट। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना ना तो सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड एग्रीमेंट हमारा स्टार्टिंग से ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक नहीं था, स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो था, दैट इज बैड फ्रॉम इनिशियल स्टेज, और इलीगल एग्रीमेंट भी हमारा लीगली एक्सेप्टेड नहीं था फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज। बट ये हमारा जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल एग्रीमेंट था, नॉर्मल एग्रीमेंट। बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट बना ना तो कुछ ऐसा हो गया कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी कि ये एक पार्टी के कंसेंट पे परफॉर्म होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फ्लॉज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड पर्सन, इसमें बोलता है हमारा कि ऐसा पर्सन्स आर आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल पर्सन्स आर ह्यूमन बीइंग एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स आर कॉर्पोरेशंस। Contractual capacity और incapacity is an incident of the personality। यहाँ पे जनरल रूल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि क्या किन किन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए,
ये वही आपकी मॉड्यूल ने फिर से रिपीट कर दिया है कि हम माइनर के साथ नहीं कर सकते, लुनेटिक्स के साथ नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसे पर्सन के साथ नहीं कर सकते जिसको लॉ ने बार्ड किया हो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका एग्जांपल हो गया नीरव मोदी, हर्षद मेहता जब जिंदा था, ठीक है, क्योंकि फ्रॉडियर था। इसका हो गया माइनर का हो गया एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 years of age। लुनेटिक्स यानी कि लीगली प्रूव्ड पागल इंसान, पागल पर्सन, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लीगली प्रूव हो चुका है कि वो पागल है और इनकेपेबल है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए, वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक एग्जेम्पशन है, इसका एक एग्जेम्पशन ये है कि जब भी यूनिटिक पर्सन अपने नॉर्मल स्टेट में अगर आता है, दैट इज योर कि वो हमेशा नॉर्मली परफॉर्म करता है और नॉर्मली कभी कभी वो पागल हो जाता है और कभी कभी वो नॉर्मली परफॉर्म करता है। तो ऐसे टाइम पे जब वो नॉर्मली परफॉर्म करता है तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली आपका एक्सेप्टेड हो जाता है। मूविंग टू द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल एलिमेंट कौन से हमारे? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। द सेकंड लास्ट वन इज फॉर अस इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती जब उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो जाती है। परफॉर्मेंस हो जाती है मतलब जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे कि मेरे पुराने एग्जांपल्स में मैंने बताया कि वो लड़की ने हेल्प मांगी थी आपसे कि आप उसकी हेल्प कर दो, गिरने वाली है, तो जब आपने उसकी हेल्प कर दी तो वो परफॉर्मेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपने उस लड़की को बचा लिया और आप सुपरमैन और सॉरी बैटमैन बन चुके हो। म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि उस लड़की का मरने का मन था, उसने बोला नहीं भैया, और भैया बोल दिया वैसे भी आप नहीं बचाओगे, नहीं भैया मत बचाओ, तो आपका भी मन हट गया वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, उसका भी मन हट गया इस दुनिया से, तो मर गई, तो आपने कहा ठीक है मेरे को भी नहीं करना, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट से जब वो खत्म हो जाए। इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि उसने आपसे हेल्प मांगी और जब तक आप पहुंचे वो गिर गई नीचे, तो वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि अब परफॉर्मेंस ही नहीं पॉसिबल है, जब वो बची ही नहीं तो आप कैसे बचाओगे उसको। ब्रीच, यानी कि बचने, उसने आपसे हेल्प मांगी, आप जाने वाले थे लेकिन आप का मन हट गया, यानी कि आपको परफॉर्मेंस करने का मन ही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो गया। लास्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि वहां पर पुलिस आ गई जो कि लॉ के थ्रू बोलती है कि आपको पब्लिक को बचाना है, उसने बचा लिया, या फिर आपको लॉ ने बोल रखा है कि आप हाउस अरेस्ट हो, आपका घर था बगल में, देखा लड़की डूब रही है, वो कह रही है कि बचाओ बचाओ, बट लॉ ही आपको अलाउ नहीं करता घर से बाहर जाने के लिए, तो ऐसे टाइम पे भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हो। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन यानी ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल्ड एंड रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस, यानी कि आपको उस लड़की ने बोला, अच्छा लड़की का इसमें एग्जांपल छोड़ते हैं, इसका एक न्यू एग्जांपल लेते हैं कि आप गए पड़ोसी के घर पे और उसने बोला आपसे कि पेंट कर दो मेरा घर, आपने कहा ठीक है 10 डिब्बे पेंट के ले आओ, वो पेंट के डिब्बे ही नहीं लाया, तो और वो आपसे कह रहा है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया, तो आप क्या कहोगे कि आप डिब्बे ही नहीं लाए तो मैं परफॉर्म क्यों करूं। तो वही है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर देते हो और फर्दर परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती है उसमें। डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड, यानी कि जैसे कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किसी चीज के लिए होता है। हमारे ऑर्चिड वाले एग्जांपल में जब भी उसमें सेब आएंगे तो आपको उस सेब को खरीदोगे, बट उसमें सेब आ ही नहीं और आपको उसका लॉस हो गया। तो इस एग्जांपल में
आपको मॉनेटरी लॉस हुआ तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मर की दिक्कत थी कि क्यों नहीं ऑर्चिड में एप्पल आए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि आपने रेस्टोरेंट खोला सेल्स बनने के बाद, उसके बाद आपने उस रेस्टोरेंट में किसी को बुलाया परफॉर्म करने के लिए रात में कि आना है यार, अच्छा मॉल हो जाएगा, डाइनिंग का है हमारे पास फैसिलिटीज, और वो आपसे वादा कर लिया, आपने कंसिडरेशन तैयार कर लिया कि हाँ मैं 10,000 पर डे के हिसाब से दूंगा, बट वो परफॉर्म करने ही नहीं आया। तब कोर्ट, और आप कोर्ट में गए, कोर्ट से बोला कि नहीं मुझे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए क्योंकि मैंने लोगों को बोला था कि वही बादशाह परफॉर्म करने आएगा। तब कोर्ट बादशाह को ऑर्डर दे सकता है कि कोर्ट बोलता है बादशाह से कि जाके परफॉर्म करो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कि तुम्हारे ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल, तुम्हारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। जब तुमने एग्री किया था कि तुम करोगे तो तुम अब पीछे नहीं हट सकते। इंजंक्शन, रिस्ट्रेन, ब्रीच ऑफ नेगेटिव टर्म्स, यानी कि जो जैसा है उसको वहीं पे रोक सकते हैं। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया अपने उस सिटी में बैठे हुए दोस्त के साथ कि मैं तुम्हें यहाँ से 10,000 बैट्स भेजता हूँ, तुम मुझे 1 लाख रुपए भेज देना, ठीक है। तो उसमें जब आपको, उसने आपको पैसे भेज दिए, ठीक है, और आप उसको बैट नहीं भेज पाए, तब कोर्ट वहां पे इंजेक्शन लगा देता है, जो जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए, आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, और तब आपकी ऑब्लिगेशन हट जाएगी कि आपको उसको बैट भेजना है। क्वांटम मेरिट, क्लेम फॉर वर्क्स ऑलरेडी परफॉर्म, यानी कि इसी एग्जांपल में अगर आप उसको 5,000 बैट भेज चुके हो तो आप उससे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें जितने भी बैट भेजे हैं तुम उतने बैट्स का मुझे पैसा भेज दो। तो ये थी हमारी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट क्लास। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और अगर इसका पीडीएफ पीपीटी चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।